नमस्कार, लाख टके की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुभव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। लाख टके की बात में आज सबसे पहले आपको दिखाएंगे कांग्रेस ने राफेल को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। उसके बाद बात करेंगे आतंक के खिलाफ ओवैसी और मौलाना मदनी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। और फिर आपको बताएंगे लखनऊ में हुए धर्म संसद में राष्ट्रवाद, लव जिहाद और साथ ही लैंड जिहाद को लेकर आए कई प्रस्ताव किए। साथ ही बात होगी बहराइच में गाजी मेला के बैन के बाद जारी सियासी वार पलटवार की, और क्या है बीजेपी का दलित प्लान जिससे होगी 27 की राह आसान। देखते हैं खबरें विस्तार के साथ। अजय राय ने राफेल के बहाने केंद्र सरकार पर तंज कसा। अजय राय ने एक खिलौने वाले राफेल लड़ाकू विमान में नींबू मिर्च लटकाकर पूछा कि आतंकियों से और पाकिस्तान से कब बदला लिया जाएगा। बीजेपी ने भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर करारा पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि पहलगाम में मारे गए लोगों को इंसाफ कब मिलेगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां मोदी सरकार पाकिस्तान पर लगातार शिकंजा कस रही है, तो वहीं पर अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सीधे कार्रवाई की मांग की है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक खिलौने वाले राफेल लड़ाकू विमान में नींबू मिर्ची लटकाकर पूछा है कि इसका इस्तेमाल सरकार कब करेगी। आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों का सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की सोच ही हमेशा सेना और देश विरोधी रही है। सेना के शौर्य का अपमान और पाकिस्तान को बोलो भाईचारा। सैन्य शक्ति का, हमारी वायुसेना का मजाक उड़ाने के लिए अजय राय रफाल को टॉय प्लेन के रूप में दिखा रहे हैं। ये वही पार्टी है जिसने 26/11 के बाद कोई कार्रवाई नहीं की एयरफोर्स चीफ के कहने पर। ये वही पार्टी है जिसने रफाल खरीदने से इनकार कर दिया और उस पर अनर्गल आरोप लगाए, और जब सेना को ये आवश्यकता थी तो बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दिया। एसपी के महासचिव शिवपाल यादव ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। पीओके में एक्शन लेने की हिम्मत अगर सरकार में है तो एक्शन ले। आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की चूक थी, बड़ी चूक थी, उसकी वजह से आतंकवादी पहलगाम नाम है कैसे कर सकते? कोई वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था नहीं। वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि सही वक्त आने पर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। कांग्रेस को जब एक्शन लेना था तब लिया नहीं, अब पीएम मोदी को ज्ञान ना दे। मोदी 56 इंच के सीने वाले व्यक्ति का नाम है। उन्हें झुकाने वाला धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। राहुल गांधी राजनीति में पप्पू हैं, बेचारे कुछ जानते नहीं है क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुआ तेली, कहाँ नरेंद्र भाई मोदी और कहाँ राहुल, किससे आप तुलना कर रहे हैं? मैं समझता हूँ तुलना ठीक नहीं। पहलगाम हमले पर जारी सियासी वार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा, और मोदी सरकार जहां पाकिस्तान पर राजनीति और कूटनीतिक स्तर पर शिकंजा कस रही है, तो वहीं विपक्ष सैन्य कार्रवाई की मांग करने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद जहां बॉर्डर पर तनातनी है, वहीं पाकिस्तान के खिलाफ सियासी बयानबाजी जारी है। ओवैसी ने पाकिस्तान को नाकाम मुल्क बताया, वहीं अरशद मदनी ने आतंकियों के घरों पर बुलडोजर को जायज बताया। अगर वो आतंकवादी थे और 100% यकीन था उनके घरों को गिरा देना, ये हक था कि गिरा दिया जाता, बुलडोजर करा दिया जाता। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने आसिम मुनीर पर कड़ा हमला बोला और कहा कि भारत के मुसलमान अपनी मर्जी से यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तानी सरकार एक नाकाम सरकार है, जिसकी वजह से वहाँ की आवाम गरीबी से जूझ रही है। पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क है। पाकिस्तान के वो ISI के आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे
अफगानिस्तान से तुम्हारा झगड़ा, ईरान की बॉर्डर पर तुम्हारा झगड़ा है। आज पाकिस्तान में बैठकर लोग इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए, ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें ताकि हमेशा के लिए ये दहशतगर्दी का ये जहर हमेशा के लिए खत्म होकर रह जाए। वहीं जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ा बयान दिया है। जुल्म तो जुल्म है, हम इस जुल्म को कबूल नहीं करते। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों का घर गिराया जाना बिल्कुल सही है। अगर वो आतंकवादी हैं तो उनके घरों को गिरा दिया गया, बहुत अच्छा है। अगर आतंकवादी वो नहीं थे और घर को गिरा दिया गया तो मैं नहीं समझता हूँ कोई आदमी उसकी तारीफ करेगा। मैं नहीं जानता हूँ कि वो आतंकवादी थे या नहीं। अगर वो आतंकवादी थे और 100% यकीन था, उनके घरों को गिरा देना ये हक था कि गिरा दिया जाता, बुलडोजर चला दिया जाता। पाकिस्तान के खिलाफ ओवैसी लगातार बयान दे रहे हैं। उनकी मांग है कि पीओके में आतंक के नेटवर्क को अब भारत को ध्वस्त करना चाहिए। वहीं अरशद मदनी भी आतंकियों के घर गिराए जाने को जायज ठहरा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में धर्म संसद आयोजित हुई। अयोध्या, काशी और मथुरा समेत पूरे देश के साधु संत धर्म संसद में शामिल हुए। इस धर्म संसद में 7 प्रस्ताव पारित हुए। सनातनी हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ। हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन और धर्म संसद का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने इसका आयोजन किया। इसमें बड़ी तादाद में साधु संत और हिंदू समाज के लोग मौजूद रहे। धर्म संसद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। सनातन धर्म की पताका को जन जन तक पहुंचाने का पुनीत कार्य करने का निर्णय लिया है। हम कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हैं और पूरी टीम को इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं कि सबको एक मंच पर जोड़ करके सनातन धर्म की पताका को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए लगातार संगठन काम कर रहा है। धर्म संसद को लेकर हनुमानगढ़ी के संत राजू दास का कहना है कि धर्म संसद में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नागपुर हमला और पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा है। सनातनियों को सनातन धर्म के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि सनातनी धर्म की रक्षा कर सके। जिस दिन बेधर्मी पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब सांसद, विधायक, मंत्री जब उसके होंगे तब फिर आप हिंदुस्तान में नहीं रह पाएंगे। इसके नाते अभी भी वक्त है, जग जाओ। नहीं जगोगे तो हिंदुस्तान छोड़कर भी भागना पड़ेगा। पहलगाम जैसी घटना फिर ना हो और आतंकी धर्म पूछकर कायराना हरकत ना करें, इसके लिए हिंदू राष्ट्र का प्रस्ताव है। मुस्लिम इलाकों में वीएचपी अपना सनातन कवच ऑफिस बनाएगा ताकि जो हिंदू और मंदिर वहां हो उनकी रक्षा की जा सके। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लखनऊ में आयोजित धर्म संसद में तय हुआ कि मुर्शिदाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर जून में सनातन यात्रा निकाली जाएगी। पश्चिम बंगाल से यात्रा शुरू होगी और पूरे देश से गुजरते हुए कश्मीर तक जाएगी। इसमें भी ये प्रस्ताव पास हुआ कि सनातन धर्म की रक्षा करने वालों को सनातन गौरव सम्मान दिया जाएगा। मुस्लिम हिंदू लड़कियों से शादी न कर सकें, इसको लेकर अभियान चलाया जाएगा। साथ ही यह प्रस्ताव भी पेश हुआ कि लव जिहाद के अलावा लैंड जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए सनातनी सेना बनाई जाएगी। मुस्लिम इलाकों में विश्व हिंदू रक्षा दल अपना सनातन कवच ऑफिस बनाएगा ताकि जो हिंदू और मंदिर वहां हों उनकी रक्षा की जा सके। मुर्शिदाबाद में सनातन हेल्पलाइन खोली जाएगी। और उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद में भर्तियों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। विधवा, तलाकशुदा और साथ ही बेसहारा महिलाओं को वरीयता मिलेगी। महिला कर्मचारियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश और विधवा कर्मचारियों को पेंशन भी मिलेगी।
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद में भर्तियों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। विधवा, तलाकशुदा और बेसहारा महिलाओं को वरीयता मिलेगी। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में गरीब और तलाकशुदा विधवा महिलाओं को एक बड़ी सौगात देने जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम में जो भर्तियां होंगी उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं। यही नहीं, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन भी दी जाएगी, यानी कि 1000 रुपये से लगाकर 2900 रुपये तक पेंशन का भी प्रावधान रखा गया है। महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश और विधवा कर्मचारियों को पेंशन भी मिलेगी। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाओं को प्राथमिकता इसमें मिलेगी। आउटसोर्स नियुक्तियों में आरक्षण प्रावधानों का पूरा पालन किया जाएगा। कार्मिकों को मेडिकल सुविधा, मातृत्व अवकाश, दुर्घटना बीमा, पेंशन सहित सभी लाभ दिए जाएंगे। निगम का उद्देश्य आउटसोर्स भर्तियों में पारदर्शिता लाना और योग्य उम्मीदवारों का चयन करना है। आउटसोर्स सेवा निगम में महिलाओं को वेटेज मिलेगा। विधवा, तलाकशुदा, बेसहारा महिलाओं को सुविधा मिलेगी। आउटसोर्स सेवा निगम में वरीयता मिलेगी और 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। विधवा कर्मचारियों को पेंशन भी मिलेगी और साथ ही 2900 रुपए तक आजीवन पेंशन दी जाएगी। चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की ऐसी बालिकाएं जो मेडिकल, एमटेक, आईआईटी, आईआईएम, पीएचडी के साथ ही यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में चयनित होंगी, उन्हें निगम के वेलफेयर फंड से 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये धनराशि एक छात्रा को एक ही बार दी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मिशन 2027 के लिए बीजेपी अभी से दलितों को साथ देने जुट गई है। यूपी में करीब 21% से ज्यादा दलित वोटर्स हैं। यूपी बीजेपी ने तय किया है कि प्रदेश में 160 से ज्यादा अनुसूचित जाति सम्मेलन करेगी। मिशन 2027 के विधानसभा चुनाव के लक्ष्य को भेदने के लिए बीजेपी संगठन अभी से दलितों को लामबंद करने में जुट गई है। बीजेपी यूपी में करीब 21% से ज्यादा दलित वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए अनुसूचित जाति संवाद और सम्मेलन कार्यक्रम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर सक्रिय रहने वाला राजनीतिक संगठन है। समाज के ज्वलंत विषयों को लेकर वो अपने संपर्क और संवाद के कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है। आज वन नेशन बीजेपी के बड़े नेता प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पहुंचकर अनुसूचित जाति संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और बीजेपी अनुसूचित जाति संवाद कार्यक्रमों के जरिए दलितों के बीच में उन मुद्दों को पहुंचाएगी जिनमें बीजेपी की सरकारों में दलित और अंबेडकर सम्मान के लिए बीजेपी की सरकारों ने काम किए हैं। यूपी बीजेपी ने तय किया है कि प्रदेश में 160 से ज्यादा अनुसूचित जाति सम्मेलन करेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दलित वोट बैंक को साधने की एक होड़ मची हुई है, भारतीय जनता पार्टी बाकायदा रणनीति के तहत अब इस मिशन में जुट गई है और उत्तर प्रदेश के सभी जो जिला मुख्यालय हैं वहां पर अनुसूचित जाति वर्ग संवाद कार्यक्रम कर रही है और वहीं दूसरी तरफ दलित सम्मेलनों का भी भारतीय जनता पार्टी आयोजन करेगी। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर लगने वाले मेले को लेकर बवाल मचा हुआ है। सालार मसूद की मजार बहराइच में है, जहां पर उसे गाजी मियां के रूप में पूजा जाता है। हिंदू संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि जिसने हिंदुओं पर आक्रमण किया उसका महिमा मंडल वाले मेले क्यों लगाए जा रहे हैं। बहराइच प्रशासन ने मेले को बैन कर दिया है। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर हर साल आयोजित होने वाले प्रसिद्ध जेठ मेला इस बार नहीं लगेगा। जिला प्रशासन ने मेले के लिए अनुमति देने से इंकार कर दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि बहराइच में मेला नहीं लगने दिए जाने पर बीजेपी सरकार किसी मेले को पसंद नहीं करती है। कारोबार हमें जोड़ता है, लेकिन इन्हें रोजगार से दिक्कत है। वो किसी मेले को पसंद नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी भाईचारे को पसंद नहीं करते। मेले में सब लोग आते हैं, तो ये मिली जुली संस्कृति, भाईचारा, जहां लोग मिलजुल सकें, कारोबार, रोजगार, कारोबार हमें जोड़ता है। मेले में कौन आएगा, कौन बेचेगा, किसने सामान बनाया, कुछ नहीं पता है। मेले में लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से। वहीं अखिलेश के बयान पर एसबीएसपी का कहना है कि विदेशी और मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन
इस देश में नहीं होगा। केवल देशभक्त लोगों का ही महिमा मंडन होगा। कुछ फर्जी लोग हैं जो विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हैं। कुछ विदेशी आक्रांता, कोई मुगल का महिमा मंडन करता है, कोई औरंगजेब का महिमा मंडन करता है, लेकिन इस देश में हमारे महापुरुष, इस देश के लिए कुर्बानी देने वाले, इस देश के लिए समर्पित रहने वाले लोगों का महिमा मंडन होगा। सैयद सलार मसूद गाजी का महिमा मंडन नहीं होगा। बीजेपी का कहना है कि किसी भी विदेशी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं किया जाएगा। विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन कहीं पर भी नहीं होगा। यह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहले ही कह चुके हैं और इससे लोगों को पीछे रहना चाहिए। जो विदेशी आक्रांता थे उन्होंने इस देश को लूटा, बर्बाद किया और तमाम उनके जो कुकर्ते थे वो अब सब जनता के बीच में हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए मेले पर रोक लगाई गई है। ऐसे फैसले से समाज में नफरत और बंटवारे को बढ़ावा मिलता है। वहीं बीजेपी ने बहराइच प्रशासन के फैसले को सही बताया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नोएडा में एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में एक बड़ा आयोजन हुआ, जहां पर क्रॉस कंट्री रेस के जरिए इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई और पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की मांग का पुरजोर समर्थन किया गया। सबने एक सुर में कहा कि देश में बार बार चुनाव होने में विकास के कामों में दिक्कत होती है। रिपोर्ट देखिए। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर नोएडा में क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जनता की मांग है कि बार बार चुनाव का नाटक नहीं चलेगा, इसलिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, और ये कह रहे हैं राजनीतिक दल जाग जाओ, बार बार चुनाव का नाटक नहीं चलेगा। संविधान में संशोधन करके लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाओ। नोएडा में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में बार बार चुनाव होने से विकास के कामों में बाधा होती है, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन कानून जल्दी लागू होना चाहिए। बार बार चुनाव होने को लेकर के जो कई प्रकार की समस्याएं आई हैं, उसको लेकर के एक मांग उठी है कि देश में अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर के पूरे देश में पिछले कई महीनों से जब से जेपीसी बनी है, एक व्यापक रूप से जन अभियान चल रहा है। सेक्टर 91 पंचशील बालक इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम हुआ। इसमें गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर सहित अन्य नेता भी शामिल हुए। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में आज से विधिवत चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई। आज सुबह बद्री विशाल के भी कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलते ही बद्री विशाल के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसके बाद हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इस मौके पर बद्रीनाथ मंदिर में खास सजावट की गई। 25 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया। इस मौके पर सीएम धामी भी मौजूद रहे। कपाट खुलने के बाद मुख्यमंत्री ने बद्री विशाल के दर्शन पूजन किए और पीएम मोदी के नाम की पहली पूजा कराई गई। रिपोर्ट देखिए। बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं। कपाट खुलते ही भगवान बद्री विशाल की विधि विधान से पूजा पाठ की गई। बद्रीनाथ मंदिर को 25 क्विंटल रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। बद्रीनाथ के कपाट खुलने के मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। कपाट खुलने के बाद सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम की पहली पूजा की और भगवान बद्री विशाल से देश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इससे पहले सीएम धामी श्रद्धालुओं के बीच पहुंचे और लोगों से सुविधाओं को लेकर बातचीत की। इस दौरान लोगों में सीएम के साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। कपाट खुलने पर भगवान बद्रीनाथ मंदिर और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई।
पहले दिन ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। सभी आने वाले तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर, भगवान के द्वार पर खुदाने पर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हो और यात्रा सबकी अच्छी हो। उसके निमित्त सारे प्रयास किए गए हैं, सारे प्रबंध किए गए हैं। बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर आर्मी के बैंड की धुन को बजाया गया। और लोक कलाकारों ने लोक नृत्य पेश किया। कपाट खुलने के पहले दिन ही भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु धाम में पहुंचे और दर्शन के लिए लंबी लाइन में घंटों इंतजार करते दिखे। बद्रीश्वर के पावन कपाट मुहूर्त के अनुसार उद्घाटित किए जाते हैं। तो आज का जो मुहूर्त था, मेष लग्न में भगवान के कपाट उद्घाटित किए गए, भगवान का द्वार पूजन किया गया। द्वार पूजन के साथ साथ और शांति पाठ के माध्यम से सबके और अभ्युदय और कल्याण की कामना की गई, सबकी शांति की कामना की गई। सर्वत्र शांति ही शांति हो, यह प्रार्थना भगवान के चरणों में की गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावना भंडारी है और हमने दर्शन कर लिया। सुबह से हम लाइन में थे, लेकिन बहुत अच्छे, बड़ी आराम से, बहुत ही अच्छे से जो है बद्री विशाल के दर्शन हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा है। गांव के हैं निवासी, यहाँ पे कुबेर जी के साथ सुबह यहाँ पे आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय बद्री विशाल। व्यवस्था बहुत अच्छी है और सभी लोग अच्छे से दर्शन कर पा रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है। मंदिर को किस तरीके से सजाया गया, क्या बहुत अच्छा। मैं 10 साल बाद आया हूँ यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है सब जगह। धाम के कपाट खुलने के बाद अब अगले 6 महीने तक भगवान बद्री विशाल के दर्शन यहीं पर होंगे। पहले दिन ही जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी, उससे उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में बद्रीनाथ धाम में कई नए रिकॉर्ड बनेंगे। कपाट खुलने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे और उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जो पूजा यहाँ पे की जानी थी, उस पूजा में भी भाग लिया। नितिन सेवाल, न्यूज़ 18 बद्रीनाथ धाम। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।